हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और अब हम कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ठीक है, तो बढ़िया, तुमने अभी लेक्चर देख के आए होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लें। दूसरी बात, हम लोगों ने ये भी कोशिश करी है कि जितने ज़्यादा PYQs को भी कंसिडर कर लिया जाए ग्रेजुअली, तो फिर वो भी अच्छे फायदेमंद बात रहेगी, है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तुम्हारे सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। हाँ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, पहचानो। ठीक है, तो ये है तुम्हारे सामने क्वेश्चन, कोशिश करो अपनी तरफ से। कर ली? ओके। सो द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ, बिल्कुल सही है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। और उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट द मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इसी वजह से वो बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमको तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये वाला तो सही है। Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, है ना, small atoms like hydrogen, carbon और nitrogen are trapped inside the crystal lattice of their metals। तो क्या interstitial compounds वो होते हैं जिसमें छोटे एटम्स बीच की जगहों पर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आकर के बैठ जाते हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना। फिर बात करते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- एंड Cr2O7 2- आर नॉट द सेम। चलो इसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में CrO4 2- में यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन O4 है, O4 है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इट इज -8 यहाँ पर दे रहा है, -8 में से 2- यहाँ पर लगा हुआ है, तो यानी कि ये +6 दे रहा होगा, तभी जाकर के न्यूट्रलाइज होगा, है ना, मतलब तभी जाकर के इसके ऊपर 2- का चार्ज आएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर SO4 यहाँ Cr2O7 2- Cr2O7 2- मतलब कि ऑक्सीजन 7 है, यानी कि यहाँ पर -14 आ रहा होगा। -14 में से 2- यहाँ गए तो मतलब बचा -12। -12 को बांटने वाले दो क्रोमियम है, यानी कि +6, ईच ऑफ देम हैव +6। ये तो दोनों सेम हो गए, बट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, तो इसका मतलब ये हो गया गलत स्टेटमेंट, मतलब यही हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हो बात को? ठीक है। Cr2+D4 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। ठीक है, यहाँ पर Fe2+ से D6 यहाँ पर Cr2+ जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन Fe2+ D6 कॉन्फ़िगरेशन। ये वाटर में है ना, ये बहुत बढ़िया और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है तुम लोगों के लिए। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी फॉर्म किया जा सकता है, तो ध्यान रखना है तुमको कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक सही स्टेटमेंट है। तुमको ये लग सकता है कि भाई D4 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अब ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट को मैं चाहता हूं कि तुम लोग ध्यान से इस पे गौर करो, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है रिड्यूस करना, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडाइज होना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर बात की जाएगी D4 की और D6 की, तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भाई D6 D5 जब जाने में, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके D5 जाने में ज्यादा आसानी से जंप कर जाएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू फॉर्म हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, है ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स यहां पर हो जाएंगे, तो D6 से D5 जाना बहुत आसान रहेगा। और D4 से D3 जाना तुम्हें हो सकता है ऐसा लगे कि यहां पर ये क्या हो रहा है कि उतना आसान नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी हाफ फिल्ड, राइट, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये एक सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि D4 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि Cr2+ जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन Fe2+ इवन आफ्टर हैविंग, मतलब भले ही यहाँ पर D6 से D5 जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा अपीयर हो रहा होगा तुमको कि ये D6 से D5 जाने में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लूज होगा, ज्यादा आसानी से ये ऑक्सीडाइज होगा, ज्यादा आसानी से रिड्यूस करेगा सामने वाले को, ये ऐसा अपीयर हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वाटर की, जब हम बात करते हैं इन वाटर की या एक्वस मीडियम की, तो यहाँ पर ये बात एकदम बिल्कुल वो हो जाती है, क्योंकि D4 से D3 जाने में अब जब यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल होता है, जब यहाँ पर H2 वहां पर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, तो होता यह है कि क्योंकि स्प्लिटिंग जो है वो जब ज्यादा होने लगती है, तो अब सीधी सी बात है, जो अब यहाँ पर EG और T2G में यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो सीधी सी बात है, जो T2G वाले जो 3 होते हैं वो अपने आप में ज्यादा मतलब स्टेबल रहते हैं ना। तो क्या कह रहा हूं मैं कि जब वो EG और T2G में 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में ये बढ़ जाते हैं, जब
है ना, क्योंकि ये कब हो रहा है, जब हम वाटर के अंदर इसको डाल रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। तो वाटर के अंदर सीधी सी बात है, ये जो T2G है ये अपने आप में यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा स्टेबल बनाएगा, और यहाँ पर 3 D3 कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो इस वजह से, और किसमें हो रही है बात, यहाँ पर वाटर में, इसी वजह से हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो T2G D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, या D3 जो कॉन्फ़िगरेशन है, दैट यूज्ड टू बी मोर स्टेबल देन D5 कॉन्फ़िगरेशन इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो ये चीज ध्यान रखना, Cr2+ इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+, बट इन वाटर। इन जनरल नहीं, इन जनरल तो सीधी सी बात है D6 से D5 यहाँ पर ज्यादा आसानी से जाएगा, कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वाटर में, तो वाटर में ये चीजें, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है ये ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर D3 कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में ज्यादा, हाफ फिल्ड D3 कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज, ये एक स्टेटमेंट, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अपीयर हो सकता है कि ये रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो समझे कैसे सोचना है। सबसे पहले तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब पता होना चाहिए कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना, यानी खुद ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडाइज होना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन ज्यादा आसानी से कर पाएगा, अपीयर हो सकता है कि D6 से D5 ज्यादा आसानी से लूज करेगा, क्योंकि बाद में ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रीच कर रहा है। लेकिन क्योंकि वाटर की बात हो रही है, तो इसलिए स्प्लिटिंग जब होगी तो यहाँ पर हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, इसलिए D3 इज मोर स्टेबल देन D5 इन वाटर। समझ में आ गया। तो ये चीज है, तुम्हें इस तरीके से ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें तो तुम जनरली जान भी सकते हो, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था आंसर, इसका सी रहेगा। मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको कैटलिस्ट को प्रोसेस से मैच करना है, ठीक है। अब देखो, कर लिया होगा तुम लोगों ने, तुम्हारे पास शीट तो आ ही जाती है ना। तो किया, ओके, मैं कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ये है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड किस में काम आता है भाई, ये यहाँ पर जब हम कांटेक्ट प्रोसेस करते हैं, तो कांटेक्ट प्रोसेस में SO2 से SO3 बनाने के यहाँ पर काम आता है। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर ये चीज काम आती है। तो 1 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, ये तो कंफर्म है भाई। TiCl4 प्लस AlCH3 होल थ्राइस, ये यहाँ पर R है ना, R3L, ये है जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट किस में काम आता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, है ना। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन में काम आने वाला है ये जिग्लर-नाटा, तो ये चीज आ जाएगी इसमें पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं थर्ड PDCl2 की। तो PDCl2 किस में काम आता है, PDCl2 काम आता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू अल्कोहल। इथाइन टू अल्कोहल को काम करने में आता है यहाँ पर ये काम, है ना। तो ये इथाइन टू इथेनल, ठीक है, नॉट अल्कोहल, इथेनल, ठीक है। फिर इथेनल मतलब अल्डिहाइड, है ना। तो अपन ने क्या किया है, अनसैचुरेटेड इथाइन को यहाँ पर हमने इथेनल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जब ऑक्सीडेशन होता है तो किसकी प्रेजेंस में होता है, PDCl2 की प्रेजेंस में होता है, ये चीज ध्यान रखना। फिर निकल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो निकल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये किस में काम आएंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस के काम आते हैं ना। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं, ये केवल एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, दे आर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा थर्ड का यहाँ पर A, और ये हो जाएगा फोर्थ का यहाँ पर B। तो ये हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट का C, D का सेकंड का D, फर्स्ट का C, सेकंड का A नहीं, फर्स्ट का C, सेकंड का D, फिर थर्ड का A और फोर्थ का B, बिल्कुल। तो आंसर इज B, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और इस तरीके से तुम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये क्वेश्चन हमसे क्या सीख रहा है, ये क्या बता रहा है, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ हमारे जितने भी ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। ओके, Which one of the following ion exhibit DD transition and paramagnetism as well, मतलब जिसमें DD ट्रांजिशन भी होगा
और पैरामैग्नेटिज्म भी होगा। मतलब सीधी सी बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना मांगता है यहाँ पे, ठीक है। क्या मांगता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक एक करके। CrO4 यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्रोमियम का? अगर यहाँ पर देखो तो ये CrO4 है, मतलब -8 आ रहा है, -8 में से 2 माइनस यहाँ लगा है, मतलब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्रोमियम होता क्या है? क्रोमियम होता है 4s1 3d5, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब ये पूरा D0 और S0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिज्म नहीं रहेगा, तो देयर इज नो पैरामैग्नेटिज्म हियर। Cr2O7 2- की बात करें तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 7 7 to 14 14 में से 2 गए तो 12 माइनस और यहाँ पे क्रोमियम के यहाँ पर +6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, +6 यानी कि सेम टू सेम। तो S0 D0 कॉन्फ़िगरेशन, S0 D0 कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगेन डायमैग्नेटिक हो गया ये, एंड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। MnO4 2- की बात करते हैं तो MnO4 2- में यहाँ पर 6 मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंगनीज का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d5, करेक्ट, यही है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज। 25 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। तो अब +6 जाएगा तो +6 कैसे जाएगा? पहले तो 2 इसमें से जाएंगे और 2 इसमें से जाएंगे और 4 इसमें से जाएंगे, तो यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। D1 कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक भी है, एंड यहाँ पर क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक D से दूसरे D ट्रांजिशन भी यहाँ पर कर सकता है, D ट्रांजिशन भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो इस वजह से यहाँ पर MnO4 2- हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, पैरामैग्नेटिज्म के साथ साथ ये D ट्रांजिशन करने योग्य भी रहेगा। MnO4- यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 यानी कि यहाँ पर 4s2 3d5 से ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर S0 और D0 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मतलब डायमैग्नेटिक हो गया ये। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, गेटिंग इट। तो इस वजह से यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक भी है हमारा सेकंड वाला, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, D1 कॉन्फ़िगरेशन रीच कर रहा है, और D1 है मतलब पैरामैग्नेटिक के साथ साथ D ट्रांजिशन, एक D से T2G से EG भी अपना ट्रांसफर कर पाएगा ही, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C, है ना, करेक्ट है, यही लगाया था, ओके गुड। मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 बोर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय, तो भाई यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, यानी कि बोर मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है बोर मैग्नेटॉन की, वो ध्यान रखना तुम कि कभी भी अगर जैसे 2.84 दिया गया है, तो अगर 2.84 दिया गया है मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग है, अगर 2 पॉइंट समथिंग है तो ध्यान रखना कि जब भी जैसे 1 पॉइंट समथिंग है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे, और 2 पॉइंट समथिंग है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ अगर 3 पॉइंट समथिंग है तो n = 3 होगा, 4 पॉइंट समथिंग है तो n = 4 होगा, 5 पॉइंट समझ गए ना, अरे समझदार हो। तो इस वजह से अगर ये 2.84 दिया गया है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तो हमको कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है यहां से कि ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें n यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है ये? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ठीक है। अब ये 2 कैसे होंगे? अब देखो यहाँ पर कैसे, अब देख लेते हैं Ti3+, Ti3+ मतलब कि यहाँ पर टाइटेनियम 22 होता है, इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d2, ये होता है 3+ यानी कि अब 3+ कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तो 3+ कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर D1 है तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप सबका मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो Cr2+ करें, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलो 4s1 3d5, कितना निकालना है? 2+ निकालना है ना, यहाँ पर 2+ है, 2+ निकालें तो एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, D4 मतलब कि अनपेयर्ड कितने हो गए इसके पास? 4 हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर होगा क्या? नहीं होगा, समझ रहे हो। CO2+ देखें जरा, तो यहाँ पर कोबाल्ट का यहाँ पर कितना है? 27 है, यानी कि इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d7, 3d7। अब 4s2 3d7 में से 2+ निकालना है, 2+ मतलब इसका D7 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, करेक्ट है। और D7 कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके पास अनपेयर्ड कितने हो गए? बताओ D7 कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास n = 3 हो गए।
तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा इसके पास 3, समझ रहे हो। Na2+ निकल का क्या है 28, यानी कि होगा 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। 4s2 3d8 मतलब, और यहाँ पे 2+ निकालना है, 2+ निकालना है, इसका मतलब d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चला जाएगा d8 बचेगा। d8 मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है एक और यहाँ पर हो जाएगा और 2 अनपेयर्ड बचेंगे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और यही हमको पता करना था n इक्वल टू 2 किस में होगा, आंसर डी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का निकालते जाओ, आंसर आसानी से आ जाएगा तुम्हारा डी। द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमको बोला गया है कि नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स Fe2+ में कितने हैं भाई। नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स Fe2+ में अगर देखें तो यहाँ पर आयरन होता है 26 नंबर का। 26 मतलब कि यहाँ पर इसका 4s2 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर यहाँ पर है ना, क्योंकि 26 है ना लिखा ही हुआ है, तो 4s2 3d6। 2+ की बात करेंगे, 2+ मतलब ये गया, 2+ मतलब d6 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पर d इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स 6। तो अब इसमें से किसके बराबर नहीं है, हमसे पूछा गया है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू के हिसाब से अगर देखें तो p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, तो क्लोरीन यहां पर हमें पता है कि p5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो p5 कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में यहाँ पे तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बराबर होंगे, इट इज नॉट इक्वल। यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 5 है, आंसर यही होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था नॉट इक्वल किस में होगा। ठीक है, तो आंसर इज ए। डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, अगर नॉर्मल Fe की भी बात करते हैं तो 4s2 3d6 होता है, नॉर्मल Fe की भी बात करें, और उसमें भी डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 है, तो यहाँ पर भी d6 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पर आंसर 6 रहेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पी इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, अब नियॉन यहाँ पर एक नोबल गैस है, यानी कि p6 कॉन्फ़िगरेशन है, p6 यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 6 और 6 बराबर हो गए। एस इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, ठीक है, अब मैग्नीशियम की बात करते हैं यहाँ पर, तो मैग्नीशियम की यहाँ पर क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो टोटल एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर इसलिए एस के यहाँ पर 2 2 4 2 6, तो टोटल एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सब में आंसर 6 6 6 6 आ रहा है, जो कि इसके बराबर है, और इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें p5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर इसलिए ये आंसर नहीं होगा। समझ में आया, तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से हमको देखनी है। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर इनफैक्ट ऐसा भी समझो कि यहाँ पर 1s2 2s2 2p इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के बात करें तो 3s2 3p5, अगर टोटल p इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करते हैं, तो इसको अगर मैं केवल उसको भी हटा दूं, वैलेंस शेल के अंदर वाले भी p इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लूं, 1s2 2s2 2p5 2p6 3s2 और 3p5, तो अगर p इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर काउंट करते हैं तो 6 और 5 11 होते हैं, तो यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, जो कि अभी भी बराबर नहीं है यहाँ पर d6 के, तो इस वजह से भी ये आंसर हो जाएगा, है ना, करेक्ट है। नियॉन में भी अगर देखें तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 होता है, तो p इलेक्ट्रॉन्स तो 6 ही है, करेक्ट है। तो अपन को टोटल, जैसे अपन को यहां से इस वाले क्वेश्चन से समझ में आया, इस वाले ऑप्शन से, कि अपन को s के सारे ही गिनने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको केवल वैलेंस शेल वाला गिनना है, कभी कभी ऐसा दिमाग में चल सकता है कि भाई वैलेंस शेल में s में कैसे ही 6 आ सकते हैं, ऐसा कि मान लो यहां से तुमने देखा 6 और तुमने लगा दिया s इलेक्ट्रॉन्स इन mg, हो ही नहीं सकते, 6 हो ही नहीं सकते, 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, और उसकी वजह से तुम यहाँ पे जल्दी जल्दी में ये लगा दोगे, लेकिन हमको सारे काउंट करने हैं। ठीक है, s के अंदर वाले भी काउंट करने हैं, ऐसे ही हमको यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन्स भी हमको सारे ही काउंट करने हैं, इस वजह से मैंने इसको दोबारा रिवाइंड किया कि यहाँ पर 6 और 5 यहाँ पर टोटल कितने हो गए 11 हो गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट था। आंसर इज ए। Which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium? तो टाइटेनियम में इंक्रीजिंग ऑर्डर किस हिसाब से चलेगा, अगर हम n+l रूल यानी कि अबव के हिसाब से चलें, तो सबसे पहले भराएगा 1s, फिर भराएगा 2s, फिर भराएगा 2p, फिर भराएगा 3s, फिर 3p, और 3p के बाद फिर 4s आएगा, 4s के बाद फिर 3d आएगा। ठीक है, ये चीज रहती है, तो है ना, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी देखें, टाइटेनियम का कितना होता है 22 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर।
तो अगर एनर्जी लेवल वाइज देखा जाए तो यहाँ पर इस ऑर्डर को फॉलो करता है। तो देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है ये। अच्छा, अपन को 3s से ही शुरू करना है, तो अपन यहाँ पर इधर से देखते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d। तो 3s के बाद 4s आ रहा है कि नहीं? 3s के बाद ये तो गलत ही है, 3s फिर 3p फिर 3d, नहीं ये भी नहीं, 3d पहले नहीं आएगा, 4s पहले आएगा। यही यहाँ पर ये होता है ना, यहाँ पर n+l रूल लगता है, अफ बहु का n+l रूल लगता है, इस वजह से 3s और यहाँ पर देखें तो 4s पहले आएगा फिर 3d आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है तुमको कि d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है 3d की, इनर d ऑर्बिटल्स की, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4s, बहुत ही हल्की है ना, बहुत ही ज्यादा हल्की सी ज्यादा होती है ना। तो इस वजह से 4s पहले पर आएगा फिर 3d पर आएगा, इस वजह से आंसर हमारा d होगा। आसान सा था, ठीक है। रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन होता है भाई? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन ये होता है कि f ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग होती है। जैसे हम d ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग को इनर्ट पेयर इफेक्ट्स बोलते हैं ना, तो वैसे ही f ऑर्बिटल्स की जो पुअर शील्डिंग होती है उसको हम लेंथेनॉइड, उसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट एक के नीचे एक जो आते हैं वो सेम होते हैं, जबकि इन जनरल क्या होता है, इन जनरल ग्रुप के डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि शेल इंक्रीज होता है तो इस वजह से एक्सपेक्टेड रहता है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम। जिरकोनियम और हॉफनियम के केस में ये चीज बराबर आ जाती है, जबकि उनका बढ़ना चाहिए था, शेल इंक्रीज हो गया है लेकिन उसके बावजूद साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसका रीजन रहता है कि एफ ऑर्बिटल्स बहुत ही घटिया शील्डिंग करते हैं, बहुत ही बेकार। शील्डिंग मतलब क्या होता है कि जितने ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को वो शील्ड, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर पा रहे हैं इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज से जितना ज्यादा वो बचा रहे हैं, जितना ज्यादा रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम शील्डिंग बोलते हैं। लेकिन क्योंकि एफ और डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो जनरली ऐसे डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहते हैं, और एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कुछ ज्यादा ही डिस्पर्स्ड फॉर्म में होते हैं, इनफैक्ट मोर देन डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उससे भी ज्यादा एफ ऑर्बिटल्स फैले हुए रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी फैली हुई रहेगी तो रिपल्शन उतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, मतलब पुअर शील्डिंग करेगी, और पुअर शील्डिंग करेगी तो जितना ज्यादा उसको रिपल्शन प्रोवाइड करना चाहिए था आउटर ऑर्बिटल्स को वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस वजह से ओवरऑल साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उतनी ज्यादा शील्डिंग नहीं हो पाती। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल्स के द्वारा लगभग ना के बराबर होता है, इस वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज का आंसर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, आंसर इज ए। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जरूर है लेकिन यहाँ पर वो तो एनीवे बढ़ता है, तो इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन ये नहीं है, उसका रीजन है पुअर शील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, तो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन इज डायामैग्नेटिक? इसमें से कौन सा जो है वो डायामैग्नेटिक होगा, ये हमको पता करना है। मतलब कि जो अनपेयर्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो। ठीक है, तो अपन पता करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सभी का हमको इनका एटॉमिक नंबर दिया गया है हमारी सहूलियत के लिए, तो हम इसको यूज करेंगे। ओके, Sm2+। अब Sm जो है वो यहाँ पर 62 है। अब Sm2+ यानी कि 62 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन से, अगर यहाँ पर देखें तो जेनॉन, और उसके बाद आता है 6s2, है ना। तो यहाँ पे जेनॉन तक यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 54 हो जाते हैं। तो ये दो मिलकर के कितने हो गए? 56, और 56 के बाद यहाँ पर बचेंगे 6, तो ये हो जाएगा 4f6 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर इसका 2+ देखें तो 2+ में ये चीज चली जाएगी। अगर 2+ चली जाएगी तो मतलब अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 6 बचे। और 6 आने की अब सीधी सी बात है, F जो होता है वो 7 ऑर्बिटल होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 में से अगर 6 यहाँ पर भर रहे हैं, मतलब सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। यहाँ पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सीधी सी बात है ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ।
EU2+ की बात करें तो EU जो है वो 63 है, मतलब बिल्कुल ये 62 था, ये 63 है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, बस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, तो वो 6s2 4f7 कॉन्फ़िगरेशन होगा। और 4f7 कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर 2+ की बात करें तो ये हट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो यहाँ पर भी 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये भी हम कहेंगे कि पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं होगा। ठीक है, YB2+ की बात करते हैं तो YB यानी कि 70 हो गया इसका, तो 70 हो गया, तो यहाँ पर अगर देखें तो जेनॉन के साथ यहाँ पर 54 ये हो गए, 6s2 यहाँ पर ये हुआ, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये 56 हो गए, और 14 के 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4f14 में यहाँ पर भरा जाएंगे, मतलब यहाँ पर ये पूरे के पूरे 7 के 7 f ऑर्बिटल्स जो हैं पेयर अप हो जाएंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ये 2 हट भी गए, क्योंकि 2+ है, तो यहाँ पर अगर ये हट भी गए तो 4f14 कॉन्फ़िगरेशन है, देयर इज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक होगा। आंसर हमारा YB2+ होगा। ठीक है, अगर Ce2+ की बात करते हैं तो Ce2+ का कॉन्फ़िगरेशन 58 का होता है, तो ये ध्यान रख लो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें क्या होता है, ये 6s2 के साथ साथ यहाँ पर पहले 5d1 भराता है और फिर 4f1 भराता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना कि इसका जो 58 है ना, तो 58 है तो कितने होने चाहिए, 54 के बाद 4 होने चाहिए, तो 6s2 तो भराएगा, उसके बाद फिर 5d1 और 4f1 भराएगा, तो ये एक एक्सेप्शनल है। और देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसी वजह से हम बोलेंगे कि ये भी पैरामैग्नेटिक होना है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना 5d1 4f1 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका अलॉन्ग विद 6s2, तो Ce2+ भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें बताना था डायमैग्नेटिक जिसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो किस में है, YB2+ में, उसका कॉन्फ़िगरेशन 70 एटॉमिक नंबर के साथ 14f14 होता है, सारे के सारे f ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया, आंसर इज सी। Scandium Z equal to 21 and is a transition element but zinc is not। ठीक है, जिंक जो है वो स्कैंडियम जो है वो स्कैंडियम 21 है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, लेकिन जिंक 30 होने के बाद यहाँ पर ये नहीं कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक क्यों नहीं कहलाता है, देखो इसका रीजन ये है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उसी को कहते हैं जो जिसमें एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल्स जाना पॉसिबल होता है, जिसमें ट्रांजिशन पॉसिबल होता है ना। हमने ये देखा है कि डी ऑर्बिटल्स में जब स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग होने की वजह से वो चीज क्या होती है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं, T2G से EG, EG से 2,2G, ये सब करते हैं। बट अगर मान लो कि सारे ही कॉन्फ़िगरेशन फुल हैं, ठीक है, अगर सारे ही डी ऑर्बिटल्स फुल हैं, तो कहां से वो ट्रांजिशन परफॉर्म कर पाएगा। इसी वजह से जिंक क्योंकि 30 यानी कि D10 कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 है, 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, और 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम ये पाते हैं कि देयर इज नो स्कोप ऑफ ट्रांजिशन। अगर यहाँ पे ट्रांजिशन होना होता तो कब होता, अगर कोई अनपेयर्ड हुआ होता तो। तुम ये सोच सकते हो कि सर जो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी तो 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पर भी तो अनपेयर्ड, यहाँ पे भी तो सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये S1 जो है ना, यहाँ पर 4s1 3d10 की जो एनर्जी लेवल है वो लगभग सेम है। तो जब यहाँ पर वो होता है एक्सचेंज, तुमने पढ़ा होगा एक्सचेंज एनर्जी के बारे में, है ना, तो यहाँ पर जो एक्सचेंजेस होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल में बिकॉज ऑफ एक्सचेंजेस यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिक्स ही 4s1 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर फिक्स रहता है, ये कभी 4s2 हो जाता है, फिर ये 3d9 हो जाता है, लेकिन ये मेजरली 4s1 3d10 में ही रहता है। ऐसा बोलते हैं कि मेजरली 4s1 3d10 में रहेगा क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड d10 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा वो रहता है, लेकिन क्योंकि देयर इज नॉट अ मच डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d, इस वजह से यहाँ पर ये चीज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यही एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल्स कहीं ना कहीं अनपेयर्ड रह जाते हैं और इसी वजह से ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है। इसलिए कॉपर का जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांजिशन के लिए सक्षम है
और इसी वजह से कॉपर को हम डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन जिंक जो है वो 4s2 3d10 है और यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है कि ये कहीं से भी किसी भी तरीके से ट्रांजिशन परफॉर्म कर पाए, यानी कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो पाए। इस वजह से हम इनको डी ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। वहीं स्कैंडियम जो है वो 21 है। अब सीधी सी बात है, वो 4s2 3d1 कॉन्फ़िगरेशन है। अब d1 कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आराम से dd ट्रांजिशन कर पाएगा और इस वजह से यहाँ पर हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माने जाते हैं। इवन दो दे आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होते? बिकॉज दे कैन नॉट ट्रांजिट, है ना, वो ट्रांजिट नहीं कर पाते एक डी से दूसरे डी। ओके, तो ये चीज रहेगी इसके, है ना, ध्यान रहेगा ये चीज। तो बोथ स्कैंडियम एंड जिंक डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है बट इसका आंसर इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्कैंडियम 3+ एंड जिंक 2+ आर कलरलेस एंड फॉर्म्स वाइट कंपाउंड्स, ये भी इसका रीजन नहीं है, not a correct reason. In case of scandium, 3d orbitals are partially filled, but in zinc these are completely filled. Yes, ये इसका आंसर है, क्योंकि स्कैंडियम में 3d ऑर्बिटल्स जो हैं वो पार्शली फिल्ड रहते हैं, लेकिन जो जिंक है उसमें सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू बी एडेड एट 4s लेवल इन द केस ऑफ जिंक, ऐसा भी नहीं है, ये भी इसका कोई कारण नहीं हुआ। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स there is no scope of क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन between the dd and therefore they are not considered as dd or they are not considered as transition elements। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, which one of the following does not correctly represent the correct order of the property against it। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जो है वो नहीं कर रहा है ना, मेरे ख्याल से ये चीज तुमने करी हुई होगी, अपन फिर से कर लेते हैं। ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सीधी सी बात है कि जैसे जैसे यहाँ पर हमें पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हम कैसे देखते हैं, जनरली हम इसको ऐसे देखते हैं कि s और p ऑर्बिटल्स के डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सम कर दो। तो अगर यहाँ पर देखते हैं टाइटेनियम जो होता है 22, तो उसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर 4 होता है, वेनेडियम यहाँ पर 5 होगा, क्रोमियम यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर मैंगनीज 7 होगा। तो सीधी सी बात है, यही इनका इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इसी वजह से ये यहाँ से यहाँ तक मैंगनीज तक यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद मैंगनीज के बाद फिर कम हो जाता है क्योंकि पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं। पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे तो सीधी सी बात है वो फिर वापस से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 इतने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, हमें बताना है डज नॉट करेक्टली। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। Ti3+, V3+, Cr3+, Mn3+, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट उसी का होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, अगर जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वो चीज हो जाएगी। तो अब Ti3+ के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये 22 होता है ना, 22 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3+ देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, है ना, वेनेडियम 3+ में 2, फिर यहाँ पर अगर 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो 4s1 3d5 है, और अगर 3+ देखते हैं तो ये जाएगा और d3 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। तो d3 कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। Mn3+ देखें तो Mn3+ में 4s2 3d5 है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 जाएंगे और 1 ये जाएगा, तो d4 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इसका, तो d4 कॉन्फ़िगरेशन। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ता जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है? देखो, गलत जवाब इसका, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और इस वजह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट का ये बिल्कुल एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कि जब हम यहाँ पर वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, इसका एक ग्राफ भी बना हुआ है, तुम देखना, तो मैंगनीज का एक अलग ही वहाँ पर वो आता है, एक क्या बोलते हैं, वैसे तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन मैंगनीज का एकदम वहाँ पर क्या बोलते हैं एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंगनीज दरअसल बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ पर ये एक इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट का गलत ऑर्डर दिया गया है। क्योंकि ये ऑर्डर गलत है, हमको वही बताना था, नॉट करेक्टली मैच, इस वजह से आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हूबहू यहाँ पर तुम देख सकते हो एनसीईआरटी में ग्राफ के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जाते जाते यूं यूं ऐसा करके फिर एक ग्राफ ऐसा मैंगनीज का नीचे गया हुआ है। तुम देखना मैंगनीज नीचे टच कर रहा है, देखना। ठीक है, देख लिया, देखो जाके देखो। टाइटेनियम, वैनेडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, ये इंक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फिर कितनी एनर्जी लग रही है उसको निकालने में। तो अगर टाइटेनियम की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली तो ये चीज होगी, देखो मैंगनीज और क्रोमियम में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो मैंगनीज यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, और क्रोमियम का आता है 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके बाद के सिनेरियो देखें अगर, तो यहाँ पर ये 4s1 3d5 रहेगा, 4s1 3d5 रहेगा, और यहाँ पर 4s 3d5 रहेगा, मतलब 4s पूरा खाली हो जाएगा, 4s0 3d5 रहेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद की स्थिति है। अब हम जब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रहे होंगे तो सीधी सी बात है कि हमको ये S1 है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर खाली होगा D5 कॉन्फ़िगरेशन रीच करेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो जब ज्यादा स्टेबिलिटी की हो जाएगा तो सीधी सी बात है कम एनर्जी लगनी है मुझे, तो यहाँ पर इस वजह से मैंगनीज कम आएगा। वहीं अगर क्रोमियम की बात करते हैं तो D5 कॉन्फ़िगरेशन रीच हो गया है एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो D5 में तो कड़ी मेहनत लगेगी। तो इस वजह से हम यहाँ पर बोलेंगे कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी क्रोमियम की मैंगनीज से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज भी तुमको एज एन एक्सेप्शन ध्यान रखना है, बाकी जो नॉर्मल जनरल ट्रेंड है वो चलता आएगा। तो इसलिए ये एकदम सही ऑर्डर दिया गया है और इस वजह से हमारा आंसर ये नहीं होगा, बिकॉज दिस इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो सारी चीजों से तुमको क्या क्या इंफॉर्मेशन फेच करनी है करते चलो। The catalytic activity of transition metal and their compound is ascribed mainly to the catalytic activity जो है ट्रांजिशन मेटल की, वो किन वजहों से होती है। सीधी सी बात है, ये चीज हम लोगों ने चर्चा करी है इसके बारे में कि क्या ये मैग्नेटिक होते हैं इस वजह से, नहीं। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी का कारण मैग्नेटिक से तो लेना देना नहीं है इसका। अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, नहीं, डायरेक्टली तो नहीं। Their ability to adopt variable oxidation state, yes, this is the correct answer. Variable oxidation state adopt करने की उनकी जो ability होती है, इसी वजह से ये कैटलिटिक बहुत ही बढ़िया कैटलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी हम कैटलिस्ट देखते हैं वो जनरली डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं का होता है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जैसे मैंगनीज है या वेनेडियम है ना, यहाँ पे +2 +3 +4 +7 तक जाते हैं, क्रोमियम भी +7 तक जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मेन रीजन दैट व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आंसर इज सी। For the 4 successive transition elements chromium, manganese, iron and cobalt, the stability of +2 oxidation state will be there in which of the following order? ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमको काय के बारे में बोला गया है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट, ये हमारे लगातार एलिमेंट्स हैं। क्रोमियम का हम जानते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, मैंगनीज का होता है 4s2 3d5, ठीक है, आयरन का होता है 4s2 3d6, ओके, कोबाल्ट का होता है 4s2 3d7 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया है कि क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 मतलब हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये रीच करेगा D4 कॉन्फ़िगरेशन, ये रीच करेगा D5, ये D6 और ये D7। तो अब सीधी सी बात है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो यहाँ पर मैंगनीज का Mn2+ होगा, रीजन बीइंग कि वो हाफ फिल्ड, तो इस वजह से Mn2+ इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Mn2+ सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बात करते हैं बाकियों की, तो D4, D6 और D7 में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मैंगनीज सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा होगा वो यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट है वो यहाँ पर ए ही है। ठीक है, कंफ्यूजन जब हो जाती अगर यहाँ पर मैंगनीज के साथ कुछ और भी ऑर्डर दिया होता, लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है सारे ही ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट दिए गए हैं मैक्सिमम के साथ, और मैंगनीज जो है Mn2+ में सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर इज ए।
ठीक है। ऑल्दो राइट नाउ वी कैन नॉट कमेंट ऑन आयरन, क्रोमियम एंड कोबाल्ट की यहाँ पर इसका इस तरीके का ऑर्डर क्यों आ रहा है कि आयरन जो है D6 है, D4 है, फिर D7, ऐसा क्यों होता है, अभी हम इस पॉइंट पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे या मतलब कर नहीं सकते। और दूसरी चीज जो है मैंगनीज यहाँ पर सीधी सीधे Mn2+ यहाँ पर D5 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, मोस्ट स्टेबल होने की वजह से, हाफ फील्ड होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर आंसर ए होगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक में है। ठीक है, ओके। तो और वैसे भी तुम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा वो जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, या दो क्वेश्चन तुम्हारे, दो ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे जिसमें तुम अटक जाओ, ऐसा जनरली नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ इस टाइप की, जैसे अब यहाँ पर तुम हो सकता है यहाँ पर तुम फंस जाओगे कि सर हम यहाँ पर ये कैसे कंफर्म करें। अरे भाई दूसरी चीजें कंफर्म करने की जरूरत क्या है, जब हमको दिख रहा है कि भाई मैंगनीज सबसे बड़ा केवल एक ऑप्शन में दिया गया है तो इसके साथ जाओ। ठीक है, तो ये चीज तुम ध्यान रखो और बिल्कुल टेंशन मत लो। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब कलर वो शो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूज टू कंफर्म कि यहाँ पर कलर शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो La3+ जो 57 होता है, इसमें से अगर यहाँ पर 57 में से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो 54 कॉन्फ़िगरेशन रीच करता है, जो कि जेनॉन का होता है और जो कि फुली फिल्ड है ना, या कह सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि अब सीधी सी बात है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड, और 0 अनपेयर्ड होने की वजह से ये कलरलेस होगा। तो दिस इज कलरलेस। ठीक है, कलरलेस। उसकी बात करते हैं Ti3+। तो Ti3+ 22 है, तो 22 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो 19 बचेंगे। मतलब सीधी सी बात है, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये कलर शो करेगा Ti3+, बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ट्रांजिशन होगा जो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाया करेगा और इस वजह से ये कलर शो करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। Lu3+ की बात करें, 71 में से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन हटाता हूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन रीच करता है यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन के बाद यहां पर 68 का। ठीक है, और 68 मतलब कि यहां पर 4f14 कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। ठीक है, 4f14 होगा यहाँ पे, सीधी सी बात है 6s2 के 4f14 यहाँ पर हम कहेंगे कि ये भी सारे के सारे ऑल अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड है, और 0 अनपेयर्ड होने की वजह से हम बोलेंगे कि ये भी कैसा रहेगा, फुल्ली फिल्ड रहने वाला है, सॉरी अनपेयर्ड कलरलेस होने वाला है। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ए, सी और यहाँ पर डी भी। अब डी की बात करते हैं तो स्कैंडियम 3+ 21 है। 21 मतलब कि 21 में से 3 गए तो कितने हुए, 18 हुए। 18 मतलब यहाँ पर पूरा भर गया है। 0 अनपेयर्ड है और 0 अनपेयर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये भी कलरलेस होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओनली आंसर इज बी, दैट इज टाइटेनियम 3+। तो आंसर इज बी। ओके, इजी। Which one of the following ions has electronic configuration Ar3d6? D6 कॉन्फ़िगरेशन किसका रहा होगा? Ni3+ की बात करें तो निकल जो होता है वो होता है 28 यानी कि यहाँ पर 4s2 3d8 होता है, और इसमें से 3 प्लस जाएंगे तो D7 कॉन्फ़िगरेशन रीच करेगा। लेकिन यहाँ तो D6 की बात हो रही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। Mn3+ की बात करें तो ये होता है 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। अगर 3+ की बात करते हैं तो ये D4 कॉन्फ़िगरेशन रीच करेगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। Fe3+ की बात करते हैं तो Fe3+ होता है जनरली ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 का। अगर 3+ की बात करें तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन रीच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। CO3+ की बात करते हैं तो CO3+ यानी कि फीको यहाँ पे 27 यानी 4s2 3d7 यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर 27 कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें से 3+ हटा दूं तो यहाँ पर D6 कॉन्फ़िगरेशन रीच कर रहा है। हमसे D6 का ही पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 3+। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3+ कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सारे हटाने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो D8 से D7 जाएगा, D5 से यहाँ पर ये जो रहेगा 4s2 3d5 के बाद एक्चुअली 3+ है ना, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन रीच करेगा। माय बैड, ये D4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाएंगे और ये D7 से D6 जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो D6 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो CO3+ का होगा।
ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, आंसर इज डी। नेम द गैस दैट रिएडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, अब डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 का मतलब यह है कि KMnO4 जो है अगर यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। क्या हो सकता है? KMnO4 कैन ओनली गेट रिड्यूस्ड, और अगर खुद रिड्यूस हो सकता है मतलब ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब सामने वाले का क्या होना चाहिए? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, मतलब वो इतना योग्य होना चाहिए कि उसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सके। ऑक्सीडेशन मतलब कि एक चीज और भी होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमको सामने वाले से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना है। ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों को कंसिडर करें तो कि भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, यहां पर डेफिनेशंस क्लियर करते हैं, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जिसका पॉसिबल हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका पॉसिबल हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज के हिसाब से अगर हम यहां पर जज करें, मतलब ये KMnO4 के पास काबिलियत होगी कि वो सामने वाले को ये सब करवा दे, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करवाएगा सामने वाले से, तो जो कैपेबिलिटी रखेगा वो होगा। SO2, अब SO2 देखें तो यहां पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है? नहीं, सल्फर तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम होता है, और इस वजह से हम कहेंगे कि इसके पास काबिलियत है कि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, और इसी वजह से SO2 एक ऐसी गैस होगी जो यहां पर KMnO4 से अगर यहां पर पास कर दी जाए तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो आंसर हमारा ए ही होगा। तो नेम द गैस दैट कैन रिएडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4, which gas is that? SO2. Why? Because it can readily get oxidized. कैसे ऑक्सीडाइज? +4 से +6 जाने की काबिलियत रखने वाला। अच्छा, NO2 देखें तो नाइट्रोजन अगर यहां पर देखें तो ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब तुम बोलोगे सर यहां से भी तो +4 से +5 जा सकता है, जाने योग्य है, नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5 शो करता है, लेकिन यहाँ पर ये +4, इसके पास ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी या टेंडेंसी उतनी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये बच्चों ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का, तभी तो ये डायमर बनाता है, N2O4 डायमराइज कर लेता है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म नहीं करेगा, उसके पास ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी नहीं रहेगी। समझ में आया? तो इस वजह से यहाँ पर NO2 के पास कोई काबिलियत नहीं रहेगी कि वो जाकर के ऑक्सीडाइज हो जाए, या ये कह सकते हैं कि रिएडिली रिड्यूस हो जाए, रिएडिली ऑक्सीडाइज हो जाए। हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीम एसिडिफाइड कंडीशन है तो ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन रिएडिली की जब बात होती है, रिएडिली मतलब बहुत ही खटाक से, तो वो टेंडेंसी जो होगी वो नाइट्रोजन की उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगा, वो लुइस एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज रहेगी, तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं रहेगा। P2O5, यहाँ पर P2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, जो कि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर केवल और केवल क्या हो सकता है? SO2। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर है ना, वो SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। SO2 जो है SO4 2- में जाएगा, तो सल्फर यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैंगनीज Mn से Mn2+ चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, आंसर इज ए। Which one of the following statement is correct when SO2 is passed through एसिडिफाइड K2Cr2O7? सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अभी KMnO4 के साथ जिस तरीके से ये ऑक्सीडाइज करता है SO2 में, वैसे ही K2Cr2O7 भी यहाँ पर SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम अगर एसिडिफाइड K2Cr2O7 की बात करें, तो K2Cr2O7 यहाँ पर अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिफाइड देखें तो H2SO4 के साथ है, और साथ में अगर मैंने SO2 गैस पास कर दी तो ये यहाँ पर क्या परफॉर्म करेगा? व्हाट एक्शन? ये यहाँ पर एक तो Cr2SO4 होल थ्राइस बनाएगा, जो कि ग्रीन कलर का होगा, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का यहाँ पर शो करेगा, जो कि ये सल्फर डाइऑक्साइड होने की वजह से ही हो पाएगा।
दूसरा यहाँ पर एक तो H2O रिलीज होगा और साथ में K2SO4 है ना, तो यहाँ पर K2SO4 के साथ यहाँ पर H2O और Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा, जिसकी वजह से ये चीज ग्रीन कलर की हो जाएगी, जो कि इंडिकेशन रहेगा कि ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 ने SO2 को कर दिया है ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो यहाँ पर इसने किसका काम किया है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है, और SO2 यहाँ पर +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जा चुका है, SO2 से SO4 2- जा चुका है। ठीक है, इसलिए ग्रीन कलर का यहाँ पे बना। ठीक है, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, नहीं, द सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड, नहीं, SO2 इज रिड्यूस्ड, नहीं, SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ग्रीन कलर Cr2SO4 होल थ्राइस इज फॉर्म्ड, एकदम सही जवाब, समझे? ओके, तो आंसर इज डी। When copper is heated with concentrated HNO3, जब कॉपर को हीट किया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? तो देखो, ये वैसे तो यहां पर पी ब्लॉक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पी ब्लॉक का भी ये क्वेश्चन हो सकता है। व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जब देखो जब डाइल्यूट HNO3 होता है, ठीक है, तो डाइल्यूट HNO3 जो होता है वो बनाता है इन मेटल्स के साथ, एक तो नाइट्रेट के साथ, है ना, नाइट्रेट तो बनाते ही हैं, और नाइट्रेट के साथ वो NO बनाता है। कब? जब वो डाइल्यूट HNO3 के साथ होता है तब। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जो भी लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड, तो ये सारे जो हो नाइट्रेट के साथ ये बनाते हैं NO2। ठीक है, क्या बनाते हैं? NO2। तो यहां पर आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट और साथ में NO2, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो NO कब निकलेगी? NO तब निकलती है अगर डाइल्यूट HNO3 होता, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए ये NO गैस रिलीज नहीं होगी। साथ में NO और NO2 ये भी नहीं होगा। ठीक है, N2O तो तब निकलती है गैस जब हम आयरन या जिंक के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं इसका। ठीक है, आयरन या जिंक जब ट्रीटमेंट होता है HNO3 के साथ, तब N2O गैस रिलीज होती है अलॉन्ग विद द नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रेट के साथ अगर हम मतलब कॉपर का अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा रहे हैं, तो नाइट्रेट के साथ NO2 गैस रिलीज होती है, तो आंसर हमारा ए होगा। ये एज अ फैक्ट तुमको याद रखना है। ठीक है, Which one of the following processes does not involve oxidation of iron? कौन सा जो है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन को यहां पर इन्वॉल्व नहीं करता है, does not involve। अगर बात करते हैं डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन, तो अगर यहां पर इसकी रिएक्शन की बात करें तो CuSO4 आयरन के साथ मिल करके यहाँ पर FeSO4, क्योंकि ये क्यों होगा, क्यों रिएक्शन हो जाएगी ये? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा, और डिस्प्लेस कर देगा तो ये FeSO4 और कॉपर बना लेगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हमसे पूछा था डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है, FeCO5 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसमें अगर देखें तो कोबाल्ट, ये जो कार्बोनिल है, ये अपनी तरफ से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ पर भी आयरन के ऊपर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अगर आयरन के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी 0 है, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज समथिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe। लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम स्टीम बाय आयरन एट हाई टेम्परेचर, अगर स्टीम को आयरन के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराएं तो आयरन प्लस H2O, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर FeO प्लस H2 गैस यहाँ पर लिबरेट होती है। तो ये बिल्कुल देखते बन रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इस वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इनफैक्ट ये भी देख सकते हो ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब ये तो बचपन से पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है। Fe2O3 का, आयरन से Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये आयरन शीट्स की जो रस्टिंग होती है, इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इस वजह से ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्योंकि हमको बताना था जिसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं है, और इसी वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। गेटिंग इट? तो आंसर इज बी। In acidic medium, H2O2 changes Cr2O7 2- to CrO5 which has 2 OO bond। ठीक है, OO bond जो है वो होंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 is ओके।
अच्छा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR इन बस यही चीज पूछी गई है। तो CrO5 हमको जैसे स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा हुआ है और तुम लोग को भी याद होना चाहिए कि इसमें लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर H2O2 के साथ जब करते हैं तो CrO5 में यहाँ पर 2 परऑक्सी लिंकेजेस आते हैं। तो ये परऑक्सी लिंकेज कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर CrO5 के स्ट्रक्चर देखें तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करने जाएं तो देखो यहाँ पर क्या होगा। वैसे तो यहाँ पर दिखने में ऐसा लग रहा है कि +10 हो सकता है, मतलब इस हिसाब से देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेजेस हैं, इस वजह से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये -1 अगर ये है तो ये +1 ले रहा है, ये +1 ले रहा है इसकी वजह से, ये +1 ले रहा है इसकी वजह से, ये इसकी वजह से यहाँ पर +2 ले रहा होगा, यहाँ से इसकी वजह से +1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर +6 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और इसका आंसर हो जाएगा +6, ठीक है। तो CrO5 का जो ऑक्सीडेशन CrO5 में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +6 होता है, बिकॉज यहाँ पर तुम देख सकते हो कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर इस बॉन्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ -1 ले रहा है, ये +1 लेगा, यहाँ पे ये -1 लेगा, ये +1 लेगा, यहाँ पर ये -1 लेगा, ये +1 लेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए ये -2 और ये +2 लेगा, ये यहाँ पर -1 और ये +1। तो ओवरऑल जब क्रोमियम के ऊपर सारे प्लस काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? +6 आएंगे। तो इस वजह से आंसर कितना हो जाएगा? +6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका, ठीक है। तो आंसर इज सी। Zirconium and hafnium have similar atomic and ionic radii because of। तो जिरकोनियम और हॉफनियम जो है वो सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्यों शो करते हैं? तो सीधी सी बात है, इस चीज का कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि ये जब ऑल्दो दे आर इन द सेम ग्रुप बट उसके बावजूद बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दैट इज द पुअर शील्डिंग बाय f ऑर्बिटल्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और ये कहेंगे कि जो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर पाते, बहुत बेकार शील्डिंग होती है और इस वजह से इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइज जो है वो छोटा हो जाता है। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है जिरकोनियम और हॉफनियम के बीच में, इवन दो वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, इवन दो द शेल इज इंक्रीजिंग, उसके बावजूद साइज में इंक्रीज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर इज डी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा बारीक बारीक पीस दिया जाए, तो एक्टिव फाइनली डिवाइड कर दिया जाए। रीजन बीइंग कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर ये बहुत ही तगड़े तरीके से रिएक्टिव करेंगे, रिएक्शन बहुत तगड़े तरीके से, इस वजह से करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर इसका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एन एलिमेंट टू देन दैट ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एक्टिनॉइड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें लेंथेनॉइड के मुकाबले वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। रीजन कि एक्टिनॉइड्स का और अपन जब नीचे जाते हैं तो साइज और बड़ा होता है, मतलब वो न्यूक्लियस से और दूर होते हैं, न्यूक्लियस से और दूर और बड़ा साइज, जितना बड़ा साइज होगा क्या बोलते हैं पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट f ऑर्बिटल्स का, उतने ज्यादा डिस्पर्स फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उतनी ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी और जितनी ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी उतना ज्यादा बेकार शील्ड करेंगे। इस वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज, ज्यादा बड़ा साइज होने की वजह से f ऑर्बिटल्स और ज्यादा बड़े हो गए और ज्यादा बड़े होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग हो गई d और f के द्वारा। इस वजह से आंसर यहाँ पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स यानी कि La3+, अगर इन जनरलाइज करें अपन La3+ को, तो दे आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। कलरलेस कहाँ यार, कलर्ड होते हैं, तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था। क्योंकि ज्यादातर जो La3+ यानी लेंथेनॉइड्स, जो मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स होते हैं 3+ स्टेट्स में, वो क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, कलर्ड होते हैं सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट में। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। दे आर कलर्ड, मोस्ट ऑफ द lengthenoids in 3+ oxidation state are colored।
ठीक है, तो ये चीज इस वजह से आंसर सी हो जाएगा। लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, मेटल से आखिरकार वो, ठीक है, तो ये भी आंसर, ये सही स्टेटमेंट होने की वजह से आंसर हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड्स इज एट्रीब्यूटेड टू, तो भाई ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमको वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है एक्टिनॉइड्स में, वो क्यों मिलती है, यहां पर ये सवाल है। तो सीधी सी बात है कि वो इसलिए मिलती है क्योंकि जो उसके ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहते हैं उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन में, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजैक्शन में, वो ज्यादातर 5f 6d और 7s के होते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि 5f 6d और 7s इसी वजह से इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज वहां पर उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, सबके सब एनर्जी लेवल पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा हाई डिफरेंस नहीं होता है दो एनर्जी लेवल के बीच में। इसी वजह से वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो बहुत ज्यादा शो कर सकते हैं, यानी कि वो F से भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, वो D से भी कर सकते हैं, S से भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है एक्टिनॉइड्स के केस में। ठीक है, तो वो क्यों मिलता है, बिकॉज 5f 6d एंड 7s लेवल्स आर बीइंग क्लोज इन एनर्जी, इस वजह से आंसर इसका बी हो जाएगा। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका कोई रीजन नहीं है। 4f एंड 5d लेवल्स बीइंग क्लोज इन एनर्जी नहीं, 4f और 5d नहीं, 5f 6d और 7s, आखिरकार एक्टिनॉइड्स की बात हो रही है। तो एक्टिनॉइड्स की बात जब करेंगे, जब हम 5f 6d और 7s की बात करते हैं, तो 5f वाला ही एक्टिनॉइड्स में आता है, 4f वाला थोड़ा ना आता है। ठीक है, 4f वाला तो लैंथेनॉइड्स में आएगा। द रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनॉइड्स नहीं, रेडियो एक्टिव नेचर होता है एक्टिनॉइड्स का, लेकिन वो उसका रीजन नहीं है कि वहां पर वो इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, तो ये भी आंसर नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा, बी, ये है ना, क्योंकि दे आर क्लोज इन एनर्जी, उनका एनर्जी लेवल सेम रहता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी किसी से भी निकल सकते हैं। ठीक है, गैडोलिनियम belongs to 4f series, its atomic number is 64. Which of the following is correct electronic configuration of gadolinium? गैडोलिनियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछा गया है, 64 इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहां पर क्या होगा बताओ, अब 64 है यानी कि 54, यानी कि जेनॉन के बाद आ रहा है ये, और जेनॉन के बाद 54 10 है ना, तो 6s2, और उसके बाद फिर कितने बच जाएंगे, 6 54 और 2 56 8, तो यहाँ पर 8। लेकिन अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स बच तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये 4f7 जो रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड, इस वजह से जो एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 5d में चला जाता है। तो 4f7 5d1 कॉन्फ़िगरेशन 6s2 के साथ रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 6d, ये तो नहीं होगा, 5s तो ये भी नहीं रहेगा, 6s2 रहेगा, 4f7 5d1 यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना। बाकी 5d2 f6 भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बनता भी लॉजिकली भी देखा जाए तो यहाँ पर ये ऐसा इसलिए भी होता है बिकॉज f हैविंग 7 ऑर्बिटल्स, f7 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है। आंसर सी होगा इसका। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, What is the magnetic moment of Mn2+ आयन, इसमें से कौन सा जो है Mn2+ आयन का यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। अब सीधी सी बात है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, लेकिन हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, राइट। तो Mn2+ यानी है ना, बताया था ना मैंने, 1 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है, समझ गए। तो Mn2+ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 का। अगर 2+ की बात करते हैं तो 2+ यहाँ से जाएगा, d5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और d5 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर यानी कि पांचों के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n = 5 है, तो हमारा आंसर भी 5 पॉइंट समथिंग रहने वाला है। तो 5 पॉइंट समथिंग कौन सा है आंसर, ए आंसर, आसान आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। लास्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर उन्होंने हिंट भी दे दिया इसका, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। यहाँ पर D7, D5, D8, D2 कॉन्फ़िगरेशन तुमको दिया गया है। बड़ी ही आसानी से तुम यहाँ पर बता सकते हो कि किसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, यानी सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसको बताने में जरा भी एक कुछ आधा सेकंड भी लगा होगा तुम्हें,
बस तुमको गोला अच्छा से भरना है, बाकी तो बढ़िया है। तो यहाँ पर तुमको होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क है ये, तुमको कमेंट डाउन करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं उसको होमवर्क दे रहा हूं, और बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अपना होमवर्क करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, कमेंट डाउन करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो ये हो गई बात अपने MPQ लेक्चर्स D&F के हमने कर दिए हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बूम। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।